Assalamu alaikum everyone. Hope you are all fine and doing very well. क्लास टेंथ पंजाब बोर्ड की न्यू बुक जो है उसका यूनिट 3, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम मैट्रिसेस से आगाज करेंगे, जो कि 3.1 एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट भी है और ये बेसिक्स हैं। और मेरा मानना ये है कि किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले अगर हम उसका मेथड अच्छे से समझ लेंगे तो हम आसानी के साथ जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी हम मैट्रिसेस और उससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट जैसा कि रोज एंड कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिसेस की बात करेंगे। तो मैट्रिसेस की डेफिनेशन आपको सामने नजर भी आ रही है कि अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे इन शेप। ये बेसिकली रेक्टेंगुलर एरे है, यानी कि जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है वो रेक्टेंगुलर एरे की शक्ल में होती है। whose elements are written within square brackets, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एंट्रीज जो जिसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे उसकी शक्ल में लिखा जाता है। और उसका स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जैसे कि रोज एंड कॉलम्स। द एरेज ऑब्टेन सर्टेन अलजेब्रिक ऑपरेशंस। और इन जो ये जो एरे है, रेक्टेंगुलर एरे जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर हम डिफरेंट अलजेब्रिक जो ऑपरेशंस हैं उसको परफॉर्म करेंगे। तो हम इसको मिसाल के जरिए समझ लेते हैं। जैसा कि आपको सामने एक मैट्रिक्स ए नजर आ रही है और ये आपके सामने रेक्टेंगुलर एरे है जिसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल आपके सामने नजर आ रही है एंट्रीज, अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, ये 2, -3 और 0, ये रो है। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरी रो जो नीचे वाली है 1, 3 और 5, ये हमारी दूसरी रो है। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम कॉलम की बात करें तो वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलेंगे, जैसे कि ये 2 और 1 ये पहला कॉलम है, -3 और 3 ये दूसरा कॉलम है, 0 और 5 ये तीसरा कॉलम है। ठीक है। तो इस तरह से हम रोज एंड कॉलम्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम मैट्रिक्स ए की रोज एंड कॉलम्स को फाइंड आउट करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि नंबर ऑफ रोज, जो कि मैट्रिक्स ए की रोज अभी हमने देखी हैं कि ये 2 रोज हैं, तो अब यहाँ पे 2 रोज लिख देंगे। और जो नंबर ऑफ कॉलम वो इसके अंदर 3 है। ठीक है। और जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये समझ लें कि यही रोज एंड कॉलम्स ही को हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है। यानी कि अगर इसके अंदर रोज 2 हैं और कॉलम 3 है तो हम इसको ऑर्डर इस तरह से लिख सकते हैं, 2/3। कि जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर 2/3 है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है और इसके अंदर एक ही एंट्री है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जो कि ये हमें बता रही कि ये मैट्रिक्स है। ठीक है। तो इसके अंदर कितने रोज और कितने कॉलम होंगे? अगर आप हम नंबर ऑफ रोज की बात करें तो इसके अंदर रो एक ही है। ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये जो बिल्कुल जैसे ये आपको पेज लाइन नजर आ रही है, तो ये इस लाइन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रोज में कंसिडर होंगे। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 1 है और इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? तो इसका नंबर ऑफ कॉलम भी एक ही है, क्योंकि इसकी जो वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक ही लाइन में है। तो जो नंबर ऑफ कॉलम है वो भी 1 होंगे। तो इसका ऑर्डर, जैसा कि पिछली एग्जांपल में हमने डिस्कस किया है कि रोज बाय कॉलम होता है, तो रोज 1 है और कॉलम भी 1 है, तो इसका जो ऑर्डर है वो होगा जी 1/1। अच्छा जी, ये तो बात होगी मैट्रिसेस की डेफिनेशन, रोज कॉलम और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इसके बाद हम जो इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट समझने वाला है, जो लास्ट वाला आज का मेथोडोलॉजी में टॉपिक है, वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। यानी कि अगर आपको कोई मैट्रिसेस गिवन है तो हम कब कहेंगे ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं ये इक्वल हैं? वो कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफिल हों तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिसेस हैं वो बराबर होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, इसकी पहली कंडीशन है सेम ऑर्डर होना चाहिए, जो कि अभी डिस्कस भी किया कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिसेस के जो आपको गिवन है
उसका ऑर्डर बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस की ये कंडीशन फुलफिल हुई है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, पहली रो का पहला एलिमेंट सामने वाली मैट्रिक्स की पहली रो के पहली एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, ये हम एग्जांपल से समझेंगे तो क्लियरली आपको बात समझ आ जाएगी। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो पहली एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स नजर आ रही हैं और उसके दरमियान में इक्वालिटी का साइन आपको नजर आ रहा है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम देखेंगे, इसको एवेल्युएट करेंगे कि क्या ये बराबर हैं या नहीं है। ठीक है। तो अभी हमने बात की कि हम पहले ऑर्डर को देखेंगे कि ऑर्डर क्या दोनों का बराबर है। तो उसको जरा देख लेते हैं। देखें जरा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है, इसकी दो रोज है, और जो सामने वाली मैट्रिक्स है इसकी भी दो रोज हैं। इसका मतलब है रोज तो बराबर हो गई हैं। आप कॉलम्स को देख लेते हैं। पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम भी तीन है और दूसरी वाली मैट्रिक्स के भी कॉलम तीन है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। यानी कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनकी रोज भी बराबर हैं, कॉलम्स भी बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर इनका जो है वो सेम है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। अब पहला एलिमेंट देखते हैं। 1 + 1 कितना होता है? 2। तो ये भी 2 है, यानी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर है। पहली रो की जो दूसरा एलिमेंट है 0 - 3, क्या ये -3 के बराबर है? बराबर है। 0 - 3 को सॉल्व करेंगे तो वो आंसर 0 - 3 को सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा -3 आएगा ना जी। तो इसलिए ये दूसरी एंट्री भी बराबर हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम तीसरी एंट्री की बात करें और इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उसको देखेंगे तो ये भी बराबर है। 3 - 3 0 ही होता है। अब इसके नीचे हम देखते हैं जो दूसरी रो है। दूसरी रो की पहली एंट्री 1 है, तो सामने 1, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्लियरली नजर आ रहा है। और ये 3 के बराबर है। 2 + 3 5 होता है, तो ये भी 5। तो मीन टू से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी चेक करेंगे हम। अगर वो बराबर हैं और ऑर्डर बराबर है तब हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है। तो इसका मतलब ये है, जो कंक्लूजन ये है कि जो हमारे पास एग्जांपल सामने नजर आ रही है, ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल जो आपके सामने नजर आ रही है, इसमें ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें ये बताया गया होगा आपको कि ये मैट्रिसेस इक्वल है। यानी कि आपको ये इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं होगी कि मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। यहाँ पे आपको अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। और अननोन वैल्यू आपको पता है वेरिएबल्स की शक्ल में वो चीजें होती हैं जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है। तो अब यहाँ देखें, ए की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है? ये 2 होगी ना जी। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या होगी? -3, सी की 0, डी की वैल्यू क्या होगी? 1, ई की 3 और एफ की 5। इस तरह से हम इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन को सामने रखते हुए हम जो कॉरस्पॉन्डिंग अननोन वैल्यूज हैं उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसकी एक और एग्जांपल जो लास्ट हमारी मेथोडोलॉजी में पॉइंट है, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अब हमारे पास जो लास्ट वाली एग्जांपल है इसको दोबारा फिर से हम एवेल्युएट करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। ठीक है। तो वही बात के पहले हम ऑर्डर को इवेल्युएट करेंगे और फिर उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो रोज हैं, दो रोज हैं, दो कॉलम है। मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है। ठीक है जी। और जो सामने वाला मैट्रिक्स है उसके भी दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये पहली कंडीशन तो इसकी फुलफिल होगी कि इसका ऑर्डर सेम है। अब दूसरी कंडीशन कौन सी है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की है ना। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर हैं या नहीं। अगर वो बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि दोनों दी गई जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल है। अब यहाँ पे -3 के बराबर है। ओके। 0 0 के बराबर है। उम्मीद है कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री की समझ आ रही होगी। ठीक है ना जी। और जो 3 है 3 के बराबर है। लेकिन जो क्या लास्ट एंट्री 4 5 के बराबर है? नहीं है।
तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो दी गई मैट्रिक्स है ये इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम इक्वल मैट्रिसेस को अपनी एक्सरसाइज में अपने डिफरेंट आंसर निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 आपको जो सामने नजर आ रही है, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको जरा फ्रेज कर लेते हैं। राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। कि हर दी गई मैट्रिक्स में हमने बताना है कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। मेथोडोलॉजी में हमने बड़ी डिटेल से ये समझने की कोशिश की है कि रोज क्या है, कॉलम्स क्या हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो आपकी रोज हैं, और वर्टिकल जो लाइंस हैं वो आप कॉलम्स हैं। ठीक है। तो अब हम मैट्रिक्स ए से इसका स्टार्ट ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए के लिए, फॉर मैट्रिक्स ए आपको नीचे नजर आ रहा होगा कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स लिखने हैं। अब आप भी मेरा साथ दीजिएगा तो हम क्लियरली फिर इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, मिलके करेंगे तो चीजें अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा आएंगी। तो जो आपके सामने मैट्रिक्स ये नजर आ रही है, इसमें देखें कितनी इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दो है। तो नंबर ऑफ रोज इसमें हम कितनी लिख देंगे? टू। और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करेंगे तो वर्टिकल लाइंस देखेंगे इसके अंदर कितनी हैं। वर्टिकल लाइंस इसमें टू हैं, जो येलो मैंने हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे वो टू आएंगे। तो ऑर्डर भी इसके साथ, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो रोज बाय कॉलम्स होता है ना, तो 2 by 2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। हालांकि ऑर्डर उसने नहीं पूछा, लेकिन अगर ये भी साथ साथ अगर आप जहन में लेके आएंगे तो वो वाला कंसेप्ट भी आपका पुख्ता होता चला जाएगा। इसी तरह से हम मैट्रिक्स बी की बात करते हैं। इसके अंदर आपको एक ही कॉलम नजर आ रहा है, वर्टिकल लाइन। ठीक है। और इसके अंदर जो रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं और 1 कॉलम। जो इसका ई है, जो सेकंड लास्ट इसकी मैट्रिक्स है इस क्वेश्चन की। तो डी में आप मेरा साथ दीजिएगा कि इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3। और कॉलम भी वर्टिकल लाइंस में जो मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 2 3। इसका मतलब ये है कि जो डी मैट्रिक्स है इसके लिए जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 होंगे। और इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट ई, तो ये मैं चाहूंगा कि आप खुद से सॉल्व करें और खुद से देखें कि इसके अंदर रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो ये आपने ना वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप इसका जो रोज और कॉलम्स हैं ये आप मेंशन करें कि कितने हैं। ठीक है ना? तो आपकी भी प्रिपरेशन साथ साथ होती चली जाएगी। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा यह गया है जी कि राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है, रोज बाय कॉलम्स निकालने हैं। और इसके भी पार्ट्स आपको तकरीबन 6 हैं, A B C D E F। कर लेते हैं जी। यहाँ पे ऑर्डर हम 1 by 1 लिख लेते हैं। ए का जो ऑर्डर है इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि 2 रोज हैं, एक कॉलम है। तो इसका फिर जो ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा? 2 by 1, कि 2 रोज हैं एक कॉलम है। बी के लिए एक रो है, 2 कॉलम है, तो 1 by 2 आ जाएगा। और सी के लिए 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो ये 2 by 2 आ जाएगा। डी के लिए 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो 2 by 3 लिख देंगे। और ई के लिए हम देखें कितनी रोज हैं, 1 2 3। 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2, तो 3 by 2। ठीक है जी। और इसी तरह से जो लास्ट वाला जो पार्ट है, क्या आप बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है? हमने जब मेथोडोलॉजी कॉन्सेप्ट समझा था तो उसमें भी इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन किया था। ठीक है। तो अब इसके बाद हम मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमने ये बताना है कि ये यहाँ पे जो 6 मैट्रिसेस दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, A B C D E और F, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स के बराबर है? ठीक है। तो फिर दोबारा से हम जो इसका कंसेप्ट है, जल्दी से उसको दोबारा से देख लेते हैं। वो मैट्रिसेस इक्वल होंगी
जिनका ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना जी। तो अब देख लेते हैं कि ए किसके बराबर होगा। आप देखें ए का ऑर्डर क्या बनता है, 2 बाय 2 बनता है ना, 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, अब हम पहले ढूंढते हैं कि कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर बराबर है। तो ये बी जो है ये बराबर नहीं होगी। सी के 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये 3 बाय 2 है, हमें तो 2 बाय 2 चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने जो नजर आ रहा है ये, क्योंकि 5+4 है और -8+1 है, तो ये एक ही एंट्री है, क्योंकि 5+4 अगर करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। -8+1 -7, तो इसको आपने एक ही एंट्री समझना है। ठीक है ना जी। तो इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं लेके आनी। अच्छा, ई जो है इस ये भी 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, 3 बाय 2 आएगा। लेकिन जो एफ है, अगर एफ आप गौर करें तो इसका जो ऑर्डर है वो बराबर है, क्योंकि इसके अंदर भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो ए जो है एफ के बराबर आ रहा है, लेकिन उसकी ये कंडीशन फुलफिल हुई है, ऑर्डर बराबर है। तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी बराबर है? तो देख लेते हैं। ए की पहली एंट्री क्या है, 0, और एफ की पहली एंट्री 3 - 3 है, वो भी 0 बराबर है। दूसरी एंट्री देखें, 3 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। 4, आप देखें 3+1 क्या है, 4, और 1 1 की इक्वल है। तो इसका मतलब है जो ए और एफ है ये मैट्रिक्स इक्वल है। तो इसके लिए हम ये फिर लिखेंगे कि ए जो बराबर होगी जी, वो एफ वाली मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये वाली तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बी को जरा देखते हैं। बी का ऑर्डर देखो। बी में जो रोज हैं वो 2 है ना जी। दो इसकी देखें, 2 इसकी रोज हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन में एंट्रीज हैं, और वर्टिकल लाइन जो है वो इसकी एक ही बन रही है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 बाय 1 है। तो अब जरा ढूंढो आप कि इसके अंदर 2 बाय 1 का ऑर्डर कौन सा होना चाहिए। सी तो डेफिनेटली नहीं है, ई भी नहीं हो सकता। तो डी को जरा देख लेते हैं। इसके अंदर देखें जरा कि ये हमारे पास एक ही एंट्री, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो इसके अंदर 2 रोज हैं, एक कॉलम है। तो इसका मतलब है कि 2 बाय 1 ऑर्डर तो इसका हमने बराबर ले आए। तो इसकी एंट्रीज भी जरा देख लेते हैं। पहली एंट्री 9 है, तो 5+4 जो है डी की, वो भी 9 है। तो इसका मतलब है बी और डी की जो पहली पहली एंट्री है वो बराबर हो चुकी है। और इसकी जो दूसरी एंट्री है -7, और यहाँ -8+1 है, तो -8+1 हम जरा इसको इधर करके देख लेते हैं। -8+1, तो साइन बड़ी वाली वैल्यू का आता है ना, तो और वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 8 1 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -7 आएगा। तो -7 जो है वो देखें, बी की जो दूसरी एंट्री नीचे वाली है -7, तो इसकी दूसरी एंट्री के बराबर आ जाएगी ना। तो ऑर्डर भी बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स बी है ये डी के बराबर है। अब हमारे पास पीछे रह ही 2 गई हैं, तो अब उसको भी जरा देख लेते हैं कि क्या वो बराबर हैं या नहीं है। ठीक है ना जी। आप जरा सी के देखें, पहले ऑर्डर देखते हैं इसका। 3 इसके अंदर रोज हैं और 2 कॉलम है, 3 बाय 2 इसका ऑर्डर है। और ई का देखते हैं, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर तो सी और ई का बराबर आ गया। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी देख लेते हैं। 3 × 2 6 होता है, 6 के बराबर है। 2 - 1 1 के बराबर होता है, 1। 2 × 2, अब दूसरी रो में मैं आ गया हूँ। तो ई की भी जो दूसरी रो का पहला एलिमेंट है वो 4 है। 4 - 2 2, 4+4 8, 3+0 3। तो इसका मतलब ये है कि जो सी और ई ये भी बराबर हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ऑर्डर भी बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जरा ना शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है ना, उसके हवाले से। और ये क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपसे पूछा जाएगा। तो अब इसमें देखें, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्वेश्चन है क्या। यहाँ पे 2 मैट्रिसेस हैं जिसको कहा गया है कि ये बराबर हैं। बता दिया गया है कि इनका ऑर्डर भी बराबर है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी बराबर है। तो हमने ये देखना है कि इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, डी की क्या है। तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम a+2 को 5 के बराबर रख सकते हैं ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है। a+2 = 5। तो यहां पर हमने, क्योंकि ए फाइंड आउट करना है, तो 2 लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे
तो ये -2 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम जो बी की तरफ चले चलते हैं, B-1 किसके बराबर होगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री किसके बराबर है, 6 के। तो B-1 इक्वल 6। क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो -1 लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो +1 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 7। ठीक है। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सी और डी की रहती है तो उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो C-3 आप सोचें जरा, देखें किसके बराबर आई, 8 के। क्योंकि C-3 की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है वो 8 है। तो C = 8। और ये -3 दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा। 8 और 3 आप सब जानते हैं 11 होते हैं। तो सी की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है। और अब हम अपनी लास्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं, D+4 की तरफ। D+4, तो ये किसके इक्वल है, 4 के। तो डी की वैल्यू 4, और ये +4 दूसरी तरफ से आगे -4 हो जाएगा। 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो अब लास्ट में हम जो अपना आंसर है उसको जरा देख लेते हैं। जो हमने आंसर निकाला है वो हमने लिखना होता है साथ साथ, ठीक है। तो अभी पीछे हमने ए और बी की वैल्यू क्या निकाली थी, ए की 3 थी वैल्यू और बी की 7। तो ए की वैल्यू 3 है और बी की 7, और सी की वैल्यू अभी हमने निकाली 11, और डी की वैल्यू हमारे पास 0। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हमारे पास उसी तरह से इक्वल मैट्रिक्स दी हुई है और हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑर्डर भी बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी बराबर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को बराबर रखकर हम अपनी जो अननोन वैल्यू है जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x+1 में x आ रहा है तो x हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 2x+1 = 9। और यहाँ पर क्योंकि x हमने फाइंड आउट करना है तो +1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, -1 आ जाएगा। 9 - 1 8। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है फाइनल, वो क्या निकल के आएगी, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 4 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी। और इसी तरह से y की वैल्यू निकालनी है, तो y हमारे पास राइट हैंड साइड पे बैठा हुआ है, तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 5। तो 5 = y। तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो अंडरस्टूड है, वो 5 ही है। तो यहाँ पर हम अपना जो फाइनल आंसर लिखेंगे कि जो अननोन वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है। अब हम इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अभी हम देखेंगे ना कि ये थोड़ा सा जो बेसिक क्वेश्चन थे, चौथा पांचवा छठा, उसी से रिलेटेड ये छठा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें एंट्रीज को थोड़ा सा अब हमें समझ के करना पड़ेगा। मीन टू से कुछ ऐसी एंट्रीज भी होंगी जो बजाते खुद हल नहीं हो रही होंगी, ठीक है ना। किसी दूसरी एंट्री को निकाल के फिर वो हल होगी। मसलन A+B यहाँ पे नजर आ रहा है, वहां पे 10 है इसकी वैल्यू, लेकिन हमें यहाँ पे A की वैल्यू या B की चाहिए। तो जब तक हमें यहाँ पर A की वैल्यू मालूम नहीं होगी तो B नहीं निकाल सकते। और जब तक हमारे पास B की वैल्यू नहीं होगी, A की वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो इसका मतलब यह है कि पहले हमें B, D और C को हल करेंगे, फिर A+B की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले A+B = 10 जरा लिख लेते हैं। A+B = 10, और इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद हम बी की तरफ चलते हैं। 3B+2, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, 11। ठीक है। तो अब हमें क्योंकि बी हमें वैल्यू चाहिए तो उसको हम सेपरेट करते जाते हैं। +2 लेफ्ट हैंड साइड पे है तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -2। 11 - 2 का आंसर आ जाएगा 9।
और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3b है। तो अगर हमें b की वैल्यू चाहिए तो 9 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। 3 वन ज़र 3, 3 ज़र 9। तो जो हमारे पास b की वैल्यू आएगी यहाँ पर, वो आ जाएगी 3। और अगर इसी b को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो a निकल आएगा ना हमारे पास। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर a +3 इज इक्वल टू 10। और यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 10 - 3। और 10 - 3 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास? 7। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर लिख भी देते हैं ताकि चीज जरा ना लिखी भी होनी चाहिए ना साथ। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी आ गई। अब सी और डी रह गई है तो उसको भी जरा देख लेते हैं। तो सी के लिए आपको नजर आ रहा है कि सी की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है वो 4 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 = C। तो इसी को जरा हम सीधा करके लिख लेते हैं, C = 4। ये तो इजी है। और उसके बाद लास्ट में डी है। तो 2D - 1 ये किसके इक्वल है? 5 के। तो हमें तो डी की वैल्यू चाहिए, तो 2D इधर आ जाएगा और जो -1 है दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। 5 + 1 6। और लेफ्ट हैंड साइड पे 2D। तो क्योंकि हमें तो वैल्यू सिर्फ डी की चाहिए तो डी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाती है ऐसी वैल्यू जो एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वो क्या होती है? डिवाइड। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो आ जाएगी 3। तो अब हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं कि ए, बी, सी और डी की जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं। तो ए की वैल्यू हमने निकाली थी 7 और बी की 3। ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। और सी की वैल्यू इसी पेज पर आपको नजर आ रही है, वो 4 है। और डी की वैल्यू 3 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको सामने नजर भी आ रहा है, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिसमें बताया ये गया है कि ये इनका ऑर्डर भी बराबर है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर हैं। कहाँ से पता चला? बताया हुआ है कि ये बराबर है। और फिर हमने बताना है कि पी और क्यू की वैल्यू क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इसलिए कि यहाँ पर हम किसी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल निकालना मुश्किल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इसको लिख लें फिर उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। तो P + Q इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 6 है। P - 2Q इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है। और इसको हम नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपने यकीनन 8th और 9th क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा। ठीक है। तो उसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको करने लगा हूँ। एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हम किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करेंगे, या पी को या क्यू को। मिसाल के तौर पे अगर हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2P + 2Q = 12 आ जाएगा। यहाँ +2Q है और यहाँ पे -2Q है, दोनों को ऐड करेंगे तो Q कैंसिल हो जाएगा, P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। तो इसको चलें सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड एडिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में फिर ऐड कर देंगे, पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2P आ जाएगा, +2Q आ जाएगा, = 12। और नीचे हमारे पास दो दूसरी इक्वेशन जिसको हमने ऐड करना है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, P - 2Q = 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। -2Q + 2Q से कैंसिल हो जाएगा।
और जो 2p और 1p है ये हमारे पास 3p आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हमने क्योंकि p को यहाँ पर अलहदा सॉल्व करना है, तो यहाँ पर फिर आगे हम 3p इज इक्वल टू 12 लिख लेंगे। तो p की वैल्यू चाहिए, तो 12 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 3 वन जार 3, 3 फोर जार 12, तो p की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब हमारे पास p की वैल्यू तो आ गई, अब हमें q की वैल्यू चाहिए। तो जो हमने शुरू में दो इक्वेशंस बनाई थी उनमें से किसी भी एक इक्वेशन में ये p की वैल्यू आप रखेंगे तो आप आसानी के साथ q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन वन में ही हम पुट कर लेते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं by putting value of by putting value of p in equation वन। तो इक्वेशन वन हमारे पास p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 थी। तो यहाँ पर p की जगह पे 4 लिख लेते हैं, प्लस क्यू और इज इक्वल टू 6। तो q की वैल्यू चाहिए हमें, तो 6, और ये 4 जो लेफ्ट हैंड साइड पे है राइट हैंड साइड पे माइनस हो जाएगा, तो q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा, p की वैल्यू जो है हमारे पास 4 है और q की वैल्यू 2 है। तो ये इस तरह से हम जो अननोन वेरिएबल है वो निकालेंगे, और इसको एक कंफर्मेशन मेथड भी होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर ठीक है। तो ये p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में आप चेक करेंगे ना, तो वो बराबर आनी चाहिए। मसलन कि p की वैल्यू हमारी 4 आई थी ना जी, तो p की वैल्यू 4 और q की जगह 2, 4 प्लस 2 कितना होगा 6, तो ये 6 के बराबर है ना जी। और अगर आप इक्वेशन 2 में भी इवेलुएट करेंगे तो आंसर सेम आएगा, यानी कि p की वैल्यू 4 है ना जी और q की 2, तो 2 और 2 इंटू 2 4, और p की वैल्यू पहले 4 थी, 4 माइनस 4 वो 0। तो इसका मतलब ये है कि ये कंफर्मेशन मेथड से आपको ये भी पता चल सकता है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। थैंक यू।